गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के अंतर्गत हमारा फर्स्ट चैप्टर में 5th लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है। अभी तक आपके द्वारा अर्थशास्त्र क्या है, इसकी विभिन्न परिभाषाएं, बहुत सारे शब्दों की परिभाषा, इसके अलावा आर्थिक समस्या जो संसाधनों की सीमितता और आवश्यकताओं की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है का अध्ययन किया गया था। एक कहानी का अध्ययन किया गया था। उसके बाद प्रमुख आर्थिक क्रियाएं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व से संबंधित आपको जानकारियां प्रदान की गई थी। आज मैं उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए इसी चैप्टर में आपको अध्ययन कराती हूँ। सबसे पहले मैं आर्थिक समस्या को ही लूँगी। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? आर्थिक समस्या वह समस्या होती है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की समस्या है ये, चाहे वो विकसित हो चाहे विकसित हो। ये क्या होती है आर्थिक समस्या? अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं अधिक होती हैं, जबकि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो कम मात्रा में पाए जाने वाले संसाधन होते हैं, इनके भी वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। संसाधनों की सीमितता और उनके वैकल्पिक प्रयोग तथा आवश्यकताओं की अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। आर्थिक समस्या के बाद हमारा दूसरा टॉपिक सांख्यिकी रहता है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में सांख्यिकी को क्यों पढ़ा जाता है? अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है? सांख्यिकी की क्या क्या विशेषता हैं? सांख्यिकी की अर्थशास्त्र में क्या सीमाएं हैं? बहुत सारी बातें, क्योंकि सांख्यिकी तो एक मैथ्स का सब्जेक्ट होता है और उसको हम अर्थशास्त्र में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है सांख्यिकी के अंतर्गत जिसकी आवश्यकता पड़ रही है हमें अर्थशास्त्र में पढ़ने के लिए? सांख्यिकी की परिभाषा यदि हम दें तो जब सूचनाओं को संख्याओं से मतलब अंकों में व्यक्त किया जाता है तो वह सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी अंकों में व्यक्त सूचनाओं का भंडार होती है। अंक से मतलब जैसे मेरे द्वारा कोई भी सूचना, जैसे अभी 2020 चल रहा है, 2020 में भारत में कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या, ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, राज्य के आधार पर, देश के आधार पर, स्थानीय सिटी के आधार पर, ये जो सूचनाएं हैं, ये जो भंडार है सूचनाओं का, ये सब सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी एक बहुत विस्तृत शब्द है। इसकी इस विस्तृतता के आधार पर ही हमारे द्वारा सांख्यिकी को दो भागों में बांटा गया है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। एक वचन और बहुवचन के रूप में अध्ययन करने से पहले मैं आंकड़े शब्द की परिभाषा को आपको बताना चाहूँगी। आंकड़े, जिसे हमारे द्वारा समंक भी कहा जाता है, समंक भी कहा जाता है। जब आर्थिक तथ्यों को अंकों में व्यक्त किया जाता है, जब आर्थिक सूचनाओं को या आर्थिक तथ्यों को अंकों में व्यक्त किया जाता है तो वे सूचनाएं क्या कहलाती हैं? आंकड़े या समंक कहलाती है। अब हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं, सांख्यिकी के प्रकार। सांख्यिकी के दो प्रकार होते हैं, एक वचन के रूप में सांख्यिकी और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। जब भी हमारे द्वारा बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है तो हम इसकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी की परिभाषा क्या है? इसका अध्ययन बहुवचन के रूप में किया जाता है। और जब भी हमारे द्वारा एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है तो इसके अंतर्गत जो भी इसकी अवस्थाएं हैं, चाहे वो संग्रहण से संबंधित हो, चाहे वो वर्गीकरण से संबंधित हो, चाहे वो प्रस्तुतिकरण हो, विश्लेषण हो, निर्वचन हो, उन सारी अवस्थाओं का अध्ययन एक वचन के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले हमारे द्वारा सांख्यिकी बहुवचन के रूप में अध्ययन की जाएगी। बच्चों, यहाँ पर मैं तुम्हें अपने नोट्स देना चाहूँगी। उन नोट्स को अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। लिंक में से मैं उसका रीडिंग कर रही हूँ, आप ध्यान से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सांख्यिकी बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ
अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना या आंकड़ों से होता है। जो अभी अपन ने सांख्यिकी की परिभाषा पढ़ी थी, वो ही परिभाषा इसमें सम्मिलित होती है, जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े या रोजगार से संबंधित आंकड़े। यहाँ पर सांख्यिकी से अभिप्राय आंकड़ों के औसत या समूहों से होता है, जिनका किसी अन्वेषण जैसे भारत में जनसंख्या की वृद्धि या किसी घटना जैसे किसी वस्तु की मांग या कीमत में विपरीत संबंध से होता है। एक व्यक्ति के संबंध में किसी भी संख्यात्मक सूचना को, जैसे आपके 2 भाई और 1 बहन है, को सांख्यिकी नहीं माना जाता है, क्योंकि सांख्यिकी सदैव समूहों का अध्ययन करती है। सांख्यिकी की बहुवचन के रूप में जो विशेषताएं हम पढ़ते हैं परिभाषा के आधार पे, उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले नंबर की विशेषता होती है सांख्यिकी तथ्यों के समूह होते हैं। अभी अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, आपके 2 भाई 1 बहन है, ये सांख्यिकी नहीं है, ये एक मात्र सूचना है। जो विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, इसकी पहली विशेषता क्या है? सांख्यिकी का अध्ययन समूह के रूप में किया जाता है, क्योंकि एक संख्या समंकनीय होती है, उससे किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलता है। दूसरे नंबर पर है सांख्यिकी संख्याओं में व्यक्त होती है। सांख्यिकी किस में व्यक्त होती है? संख्याओं में व्यक्त होती है, अंकों में व्यक्त होती है। तीसरी है समंक पर अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। समंक पर अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे यदि किसी उस कारण को दूर कर दिया जाए तो वो समंक सामान्य हो जाता है। जैसे पूर्ति में कमी हो गई तो स्वतः ही बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, और बाजार में कीमत बढ़ जाने से वस्तु की मांग में भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट विशेषता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे समंकों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अनुसंधान के उद्देश्य, उनकी प्रकृति, आकार व उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखना चाहिए। 5वें नंबर की विशेषता है हमारी समंक एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, जिससे उनकी आपस में तुलना की जा सके। नेक्स्ट है हमारी समंकों के संकलन का पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। और 7वें नंबर की विशेषता है हमारी बहुवचन के रूप में समंकों को व्यवस्थित रूप से संकलित करना चाहिए, और ये कार्य योजनाबद्ध ढंग से ही किया जाना चाहिए। इसी के अंतर्गत ये जो समंक होते हैं, ये हमारे 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ये सारी की सारी परिभाषा के आधार पे आपके द्वारा विशेषताओं का अध्ययन किया गया है। ये आप लोग अपनी नोट्स कॉपी के अंदर कंप्लीट वर्क कर लेना। अब मैं आपको इसी बहुवचन के रूप में जो परिभाषा दी गई है, जिसके अंतर्गत परिभाषा में सांख्यिकी की परिभाषा को लिया गया है, उस परिभाषा में जो आंकड़े लिए गए थे वो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मात्रात्मक और दूसरे होते हैं गुणात्मक। मात्रात्मक जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे भारत में 2019 में चावल का उत्पादन 5000 मिलियन टन था, 2018 के अंदर 3500 मिलियन टन था। तो इस तरह से जो आंकड़े अंकों में व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें मात्रात्मक समंक कहते हैं या मात्रात्मक आंकड़े कहते हैं। गुणात्मक समंकों के अंतर्गत अंकों में तो व्यक्त किया जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत रैंक प्रदान की जाती है, गुण को महत्व दिया जाता है। जैसे लिंग की हम व्याख्या कर रहे हैं, हम जनसंख्या से संबंधित बात कर रहे हैं, लिंगानुपात स्त्री और पुरुष में वर्गीकृत हो गया। अब हमने करी ग्रामीण शहरी गुण है, गाँव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले। लास्ट मुख्य भाग तो आंकड़ों के रूप में, अंकों के रूप में ही आएगा कि इतने करोड़ महिलाएं हैं, इतने करोड़ पुरुष हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इतने शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन बेसिकली आपके ये क्या है, ऊपर हेडिंग क्या है? गुणात्मक, जिसमें हम गुणों के आधार पर समंकों को बांटते हैं, वे चर गुणात्मक कहलाते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक चरों के अंतरों को ध्यान में रखते हुए परिभाषा उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, इसे ध्यान से सुनना और समझना और अपनी कॉपी में नोट करना। वे चर, सबसे पहले मात्रात्मक को बता रही हूँ, वे चर जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें मात्रात्मक चर कहते हैं। गुणात्मक
वे चर जिन्हें संख्याओं में व्यक्त न करके गुणों के आधार पर कोटि से मतलब रैंक प्रदान की जाती है, उन्हें गुणात्मक चर कहते हैं। इसके उदाहरण में मात्रात्मक चर के उदाहरण में है निवेश, इन्वेस्टमेंट, इनकम, आय जिसे कहते हैं, व्यय, एक्सपेंडिचर मात्रात्मक चर के उदाहरण हैं। जबकि गुणात्मक के उदाहरण में विभिन्न व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि का स्तर, उनकी सुंदरता आदि गुणात्मक चर में शामिल होते हैं। एक उदाहरण और दे रही हूँ मैं। उदाहरण माना वर्ष 2003 और 4 के अंदर प्रति व्यक्ति मासिक आय 4000 रुपये है और प्रति मासिक व्यय 3000 रुपये है। तो ये किसका उदाहरण हुआ? मात्रात्मक चर का। और गुणात्मक का उदाहरण जब हम लेंगे तो बौद्धिक उपलब्धि के आधार पर व्यक्ति को अच्छा, बहुत अच्छा और अति श्रेष्ठ में विभाजित किया जा सकता है या उन्हें रैंक प्रदान की जा सकती है, श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आदि। कल हमारे द्वारा सांख्यिकी की एक वचन के रूप में व्याख्या की जाएगी। थैंक यू।